हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बडीज़ यूट्यूब चैनल। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत वार्म वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। इसके अलावा बहुत सारे चैप्टर्स या बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम फर्दर स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसका नाम है, एक बार हम देख लेते हैं इसको, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल। हमारी इकोनॉमी में जब एलपीजी रिफॉर्म लाया गया तो उसका एक अप्रेजल इस चैप्टर में दिखाया गया है कि उसकी वजह से क्या क्या बेनिफिट हुए, क्या क्या ड्रॉबैक्स हुए। फाइन। सो कुछ चीज़ें हम इसकी लास्ट क्लास में कर चुके थे, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इन इंडिया 1991, इसको हमने डिस्कस किया था। कॉज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, इसको भी हमने डिस्कस किया था। नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म, इसको भी हम पढ़ चुके थे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसको भी हम डिस्कस कर चुके थे। व्हाट इज़ लिबरलाइजेशन, इसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको गो थ्रू ज़रूर करें। इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडर लिबरलाइजेशन, इसको भी हमने अच्छे से पढ़ लिया था। टुडे वी विल डिस्कस प्राइवेटाइजेशन। इसमें क्या हुआ था, हम ज़रा सा एक ओवरव्यू कर लेते हैं। फाइन। इट रिफर्स टू ओनरशिप और मैनेजमेंट फॉर अ गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइज। गवर्नमेंट कंपनीज आर कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनीज को क्या होता है, प्राइवेट कंपनीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज बाय सेलिंग ऑफ द पार्ट ऑफ इक्विटी ऑफ PSES टू पब्लिक इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर के जो एंटरप्राइजेस हैं उनको पब्लिक सेक्टर में, मतलब पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर में उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। या तो उनका जो इक्विटी शेयर है वो जो प्राइवेट कंपनी से उनको ज़्यादा दे दिया जाता है। जैसे कि कोई एक प्राइवेट कंपनी है, उसका इक्विटी शेयर गवर्नमेंट के पास है 40% और प्राइवेट कंपनी के पास है 60%। तो ऑनरशिप किसकी देखी जाएगी, प्राइवेट कंपनी की देखी जाएगी। ठीक है, और ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में। फाइन, लेट्स मूव ऑन द ग्लोबलाइजेशन। इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। अगर हम हमारी कंट्री की जो इंटीग्रेशन है वो वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ कर देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। Globalization encourage foreign trade and private and institutional foreign investment. Now, globalization क्या करता है, globalization encourage करता है foreign trade को। ठीक है, private and institutional foreign investment, प्राइवेट कंपनियां और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो हमारे यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करती है, हम वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, कंट्रीज़ का आपस में इंटीग्रेशन होता है म्यूचुअल प्रॉफिट के लिए। फाइन, तो दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। फाइन, नाउ मूव ऑन WTO। WTO इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1995। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि वर्ल्ड की जो ट्रेड पॉलिसीज़ होती है उसके बारे में कंट्रीज़ म्यूचुअली इसमें क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, मेंबरशिप लेती है और फिर कंट्री टू कंट्री यहाँ पे बेनिफिट होता है इंटरनेशनल ट्रेड का। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड सर्विसेज जो भी कंट्री आपस में म्यूचुअली डिस्कस करती है ना, उनको बेनिफिट होता है। ठीक है, अब कैसे होता है देखिए, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसको पहले गेट कहा जाता था, जिसका फुल फॉर्म क्या था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। फाइन, गेट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1948 विथ 23 कंट्रीज। अब जो गेट 1948 में
क्या हुआ, इस्टेब्लिश्ड हुआ था उसके जो मेंबर थे, कितनी कंट्रीज़ थी, 23 कंट्रीज़ थी, ठीक है। इसी को बाद में चेंज करके क्या किया गया, WTO बनाया गया। कब, ये गेट था 1948 में, और WTO कब बना, 1995 में। एडमिनिस्टर और multilateral trade agreements by providing equal opportunities to all countries in the international market. Fine. अब क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ का, ठीक है, मल्टीलेटरल जो ट्रेड होते हैं जितने भी कंट्रीज़ में, उनको एग्रीमेंट के थ्रू इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती थी कि आप एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे तो आपको बेनिफिट होंगे और आपको इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी ग्रोथ करने की, किसकी, ट्रेड ग्रोथ करने की, इकोनॉमी ग्रोथ करने की। और इकोनॉमी ग्रोथ होती है तो फिर सब कुछ ही ग्रोथ होता है ना। फाइन, कंट्री ऑल इन ऑल ग्रोथ करती है उसमें। फाइन, नाउ इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग रिफॉर्म, ठीक है, ये जो LPG रिफॉर्म्स लिए गए इनके दरमियान यानी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड इनमें क्या क्या चेंजेस देखे गए। फाइन, GDP ग्रोथ इंक्रीज्ड फ्रॉम 5.6% ड्यूरिंग 1980 टू 88.2% ड्यूरिंग 2007 टू 2017, यानी कि 1980 में 5.6% GDP थी और 2007 टू 17 में GDP का रेट क्या हो गया, 8.2%। फाइन, एग्रीकल्चर ग्रोथ डिक्रीज्ड, इंडस्ट्रियल सेक्टर फ्लक्चुएट एंड ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर। अब क्या हुआ, ये जो रिफॉर्म्स अपनाए गए LPG के, इनमें क्या हुआ, एग्रीकल्चर डिक्रीज हुआ, एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है वो डिक्रीज हुई। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो थोड़ा फ्लक्चुएट हुआ, यानी कभी कम कभी ज़्यादा, इस तरीके से उसमें फ्लक्चुएशन आए। और जो मेजर ग्रोथ देखी गई वो किस में देखी गई, सर्विस सेक्टर में देखी गई। ओपनिंग फॉर FDI, अब जो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपनाए गए थे तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो ओपन हो चुके थे, यानी कि अगर किसी कंपनी को हमारे इंडिया में आके कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो वो कर सकते थे, और हमारी कोई इंडिया की कंपनी है वो फॉरेन जाके इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो वो भी कर सकती थी। इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट ऑफ ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, सॉफ्टवेयर एंड टेक्सटाइल्स। और किस में इंक्रीज देखा गया, ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, IT सॉफ्टवेयर और टेक्सटाइल, ठीक है, इनमें क्या देखा गया, मेजर एक्सपोर्ट देखा गया। नाउ मूव ऑन द फेलियर्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। अब कोई भी नई चीज़ जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि उसके बेनिफिट ही बेनिफिट होंगे, क्योंकि हर चीज़ के कुछ बेनिफिट होते हैं तो उसके लॉस भी होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अवॉइडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, public investment in agriculture sector, especially in infrastructure, includes irrigation, power, roads, market, has been reduced in reform period. जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट था एग्रीकल्चर सेक्टर में वो रिड्यूस हुआ, ठीक है। यहाँ पे इरिगेशन, पावर, रोड, मार्केट जैसी चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो इस वजह से क्या हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा डिक्रीज हुआ। फाइन, द रिमूवल ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। फर्टिलाइज़र में जो पहले गवर्नमेंट के द्वारा जो सब्सिडीज दी जाती थी उनको रिमूव कर दिया गया, तो इस वजह से क्या हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर डीग्रोथ हुआ। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज इज स्ट्रेटजीज शिफ्टेड फ्रॉम प्रोडक्शन फॉर द डोमेस्टिक मार्केट टूवर्ड्स प्रोडक्शन फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट, फोकसिंग ऑन कैश क्रॉप। अब क्या हुआ कि जो कैश क्रॉप होती है, ठीक है, जैसे मसाले हो गए, गन्ना हो गया, ठीक है, कपास हो गया, ये जो इकोनॉमिक की जो हमारी एग्रीकल्चर की जो चीज़ें हैं
वो उन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है ना। तो इस वजह से क्या हुआ कि डिग्रोथ आया एग्रीकल्चर में। ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात कर लेते हैं। इसमें क्या हुआ, cheaper imports have decreased the demand for domestic industrial goods। अगर हमें कोई इम्पोर्टेड चीज़ मिलेगी और वो चीप भी होगी तो हम क्या करेंगे, उसका कंजप्शन ज़्यादा करेंगे, क्योंकि एक तो वो विदेशी चीज़ है, तो इट शो वेरी गुड स्टेटस इन आवर लाइफ, है ना। तो क्या हो गया कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल गुड्स जो है उसकी डिमांड कम हो गई और जो चीपर इंपोर्ट हो रहे थे इंडिया में उनकी डिमांड बढ़ गई। लेस इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज सच एज पावर सप्लाई। अब गवर्नमेंट ने कोई स्पेशल या कोई इन्फ्लुएंसली इंफ्रास्ट्रक्चर में काम नहीं किया, जैसे पावर सप्लाई, है ना। उस टाइम में तो पावर, अब तो फिर भी लाइट्स वगैरह का इतना इशू नहीं है, उस टाइम में तो बहुत ही इशू हुआ करता था, है ना। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया स्टिल डज नॉट हैव अक्रॉस द डेवलप्ड कंट्रीज मार्केट बिकॉज ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स। अब क्या हुआ, डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं इंडिया की तरह, उनको कोई मार्केट, इतना अच्छा डेवलप्ड मार्केट नहीं मिल रहा था। मतलब मार्केट इतना, जितना ये चाह रहे थे इंडिया वाले, उतना इनका नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टैरिफ के बैरियर्स थे, नॉन टैरिफ बैरियर्स थे, है ना, इसलिए। अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। अब जो कंसंट्रेशन था ग्रोथ का वो सिर्फ अर्बन एरियाज में था, रूरल एरियाज में कोई कंसंट्रेशन नहीं था। रूरल एरिया जिस तरीके का था, पिछड़ा हुआ, पुराना सा, बिना लाइट वाला, गंदी सड़कें, गंदी नालियाँ, ये सब ही था, है ना, उसमें कोई ग्रोथ दिखाई नहीं दिया। इट रिजल्ट्स इन स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। ठीक है, ये जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुआ, इसमें सिर्फ कंज्यूमर गुड्स होती हैं उनमें ही इंक्रीज देखा गया, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर में एज सच कोई मेजर जो मतलब कि जो देखना चाहते थे हम चेंजेस, वो नहीं दिखा। इट लीड्स टू कल्चरल इरोजन। और इस तरीके से हमारा क्या हुआ, जो कल्चर है उसका इरोजन हुआ, क्योंकि जो हम इम्पोर्टेड चीज़ें हम यूज़ कर रहे थे, एग्रीकल्चर में जो हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट था वो कम हो गया था। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर में काम नहीं कर पाया। तो इन सब चीज़ों को मिला के क्या हो गया, हमारा जो कल्चर था ना, वो कहीं मतलब इरोजन की तरफ बढ़ गए। फाइन, तो ये जो आपका चैप्टर था, दिस इज कंप्लीटेड। अब आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। अपना जो व्यू है, अपना जो ओपिनियन है, प्लीज़ शेयर विथ मी इन कमेंट बॉक्स। मेरे को अच्छा लगेगा कि आप मुझे सपोर्ट करें, आप मुझे कोई सजेशन दें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।